गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी का भानुसर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे वर्ष 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। जी हाँ, वर्ष 2023 में जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे और ये हमारे आने वाले एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चाहे वो पेट का एग्ज़ाम हो या बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो अभी आयोजित होने वाला है, उसमें आपके लिए बहुत कारगर होगा। तो आइए इन प्रश्नों के माध्यम से इस श्रृंखला को समझने का प्रयास करते हैं। इसके बाद भी आपको अलग अलग पार्ट मिलेंगे जो करंट अफेयर्स 2023 पे आधारित होंगे और आज के पहले पार्ट में हम लोग 30 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और उन 30 प्रश्नों के माध्यम से 2023 के सभी करंट अफेयर्स को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप पूरी क्लास देखिएगा, ये आपके आने वाले एग्जाम में बहुत सारे उपयोगी होने वाली। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। तो आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न है जो संबंधित है भारत के पहले सौर मिशन से। जी हाँ, आपके लिए पहला प्रश्न है, भारत का पहला सौर मिशन क्या नाम? तो क्या है ना, भारत के पहले सौर मिशन की बात करें तो भारत का पहला सौर मिशन है आदित्य L1। आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है और ये पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे कह लीजिए इसको स्थापित करने के लिए अभी 2 सितंबर को, कब? तो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। तो कहे भारत का पहला सौर मिशन कब लॉन्च हुआ? तो भारत का पहला सौर मिशन लॉन्च हुआ 2 सितंबर 2023 को। तो हम बात करें ये लॉन्च कहाँ से हुआ और इसकी विशेषता क्या, तो हम बात करें आदित्य L1 की। तो आदित्य L1 को इसरो के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, कहाँ से? तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया आदित्य L1 को। इसको लॉन्च करने के लिए जिस रॉकेट का प्रयोग किया गया उसका नाम है PSLV C57। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो कहें आदित्य L1 को किसकी सहायता से लॉन्च किया गया? तो रॉकेट PSLV C57 की सहायता से लॉन्च किया गया 2 सितंबर 2023 को। इस सौर मिशन का उद्देश्य है सूर्य का व्यापक रूप से अध्ययन करना, यानी सूर्य में जो लैंग्रेजी पॉइंट है, इन लैंग्रेजी पॉइंट में जो L1 पॉइंट है उसका अध्ययन करने के लिए। अब ये लैंग्रेजी पॉइंट क्या होते हैं? तो कह लीजिए ना कि अंतरिक्ष में वह स्थान जहां पे दो पिंडों के बीच कह लीजिए ना गुरुत्वाकर्षण बल का सर्वाधिक संतुलन होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के सर्वाधिक संतुलन वाले 5 स्थल हैं जिनको L1, L2, L3, L4 और L5 के नाम से जाना जाता है और इनको मुख्यतः इटली के वैज्ञानिक कह लीजिए ना लुई लैंग्रेज के नाम पे रखा गया है। तो उसमें जो L1 यानी L1 पॉइंट है वहीं पे स्थापित किया गया किसको? आदित्य L1 को। तो ये पूरा पॉइंट रहा हमारे किसके? तो भारत के पहले सौर मिशन से। अब आइए थोड़ा अन्य विकल्पों पे भी चर्चा करते हैं। तो पहला विकल्प है चंद्रयान 3। तो आप सभी ने अभी पढ़ा होगा कि चंद्रयान 3 भारत ने अभी सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। कब? तो 14 जुलाई 2023 को। कब लॉन्च किया? तो 14 जुलाई 2023 को भारत ने लॉन्च किया है अपना मिशन चंद्रयान 3। तो चंद्रयान मिशन लॉन्च करने वाला भारत दुनिया का चौथा सफल देश बना है, जबकि चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पे मिशन को सफलतापूर्वक लैंडिंग कराने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है। तो ये विशेषता याद रखिए कि 14 जुलाई 2023 को भारत ने लॉन्च किया चंद्रयान 3, जो 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे लैंडिंग किया। अब बात करते हैं कुछ अन्य विकल्पों पे चंद्रयान 1 की। तो चंद्रयान 1 जिसे भारत ने वर्ष 2008 में लॉन्च किया था। और बात करें लूना 25 की, तो ये रसिया का एक चंद्र मिशन था जो अभी 2023 में लॉन्च हुआ लेकिन ये असफल हो गया। तो बात करें रसिया की, तो याद रखिएगा रसिया की अगर कभी स्पेस एजेंसी पूछे तो आप याद रखिएगा रॉसकॉस्मोस। रॉसकॉस्मोस कहाँ की स्पेस एजेंसी? रसिया की। असफल के लिए मिशन है लूना 25 और भारत का पहला सौर मिशन है कौन? आदित्य L1। तो आदित्य L1 से संबंधित जितने पॉइंट हैं उनको आप याद रखिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट किसकी सहायता से? तो रॉकेट PSLV C57 की सहायता से। कहाँ से लॉन्च किया गया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। कब? तो 2 सितंबर 2023 को। आइए
अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में, और आज की क्लास का हमारा दूसरा प्रश्न है गज उत्सव 2023। जी हाँ, आपके सामने प्रश्न है गज उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो अभी अप्रैल 2023 में गज उत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ पे? तो असम में। राज्य अगर आपसे पूछे कहाँ पे, तो असम में। और इसका उद्घाटन 7 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। तो कहें गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। और इसका आयोजन किया गया कहाँ पे? तो काजीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ पे? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, यहीं पे आयोजित हुआ गज उत्सव 2023। अब बात करें इस गज उत्सव 2023 के आयोजन के उद्देश्यों के बारे में, तो गज उत्सव 2023 के आयोजन का उद्देश्य है हाथियों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देना। वर्ष 2023 में कह लीजिए ना कि ये जो गज उत्सव 2023 का आयोजन, ये मुख्यतः वर्षगांठ मनाई गई 30 वर्ष पूरे होने के किसके? तो प्रोजेक्ट कह लीजिए ना एलिफेंट के। प्रोजेक्ट एलिफेंट, अगर बात करें कभी आपसे कि प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है, तो हाथियों के संरक्षण के लिए वर्ष 1992 में प्रारंभ किया गया एक अभियान है, जिसको झारखंड के सिंहभूम जिले से लॉन्च किया गया था। और उसके 30 वर्ष पूरा होने के अवसर पे गज उत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ पे? तो असम में। असम में कहाँ पे? तो काजीरंगा नेशनल पार्क। और इसका उद्घाटन किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। अगर बात करें भारत में हाथियों की, तो भारत में सर्वाधिक हाथियों की संख्या है कर्नाटक में, जबकि दूसरी सबसे ज्यादा संख्या है असम में। जबकि अगर हाथी की बात करें तो हाथी भारत का विश्व विरासत पशु है। तो ये पूरा पॉइंट रहा किससे? तो गज उत्सव 2023 से। आइए अब बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न के बारे में, और आज का तीसरा प्रश्न है हमारे लिए आईसीसी विश्व कप 2023। जी हाँ, हमसे प्रश्न पूछा है कि आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो अभी हाल ही में आईसीसी के द्वारा ग्लोबल रूप से इस इवेंट का कह लीजिए ना कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है भारतीय अभिनेता शाहरुख खान को। तो पूछे आपसे कि आईसीसी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं 2023 विश्व कप के लिए, तो वो हैं शाहरुख खान। अब बात करें आईसीसी विश्व कप 2023 की, तो इसका आयोजन भारत में होने वाला है 5 अक्टूबर से लेकर के 19 नवंबर के बीच में। 5 अक्टूबर से लेकर के 19 नवंबर के बीच में इसका आयोजन होने वाला है। और ये विश्व कप का 13वां एडिशन होगा। कौन सा? तो 13वां एडिशन। तो कहें 13वां आईसीसी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पे? तो भारत में, यानी मेजबान देश है भारत। और इसके ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन? तो शाहरुख खान। अगर थोड़े और विकल्पों के बारे में बात करें, सचिन तेंदुलकर के बारे में, तो ये भारतीय चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। भारतीय चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर कौन? तो सचिन तेंदुलकर। और शाहरुख खान तो आईसीसी के द्वारा अभी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं 2023 विश्व कप के लिए। अब आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न के बारे में, और आज का हमारा अगला प्रश्न है ऑपरेशन कावेरी। जी हाँ, हमसे पूछा गया कि हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन कावेरी किस देश से संबंधित है। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। तो अभी हाल ही में भारत के द्वारा सूडान में फंसे लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। जी हाँ, अभी युद्धग्रस्त जो क्षेत्र है सूडान, वहां से भारतीय लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया भारत सरकार के द्वारा, जिसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। और इस अभियान को सफल बनाने के लिए आईएनएस सुमेधा का प्रयोग किया गया। किसका? तो आईएनएस यानी भारतीय नौसैनिक जहाज है आईएनएस सुमेधा, जिसकी सहायता से सूडान में फंसे हुए भारतीय लोगों को निकालने का कार्य किया गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा और कुछ ऑपरेशन के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप याद रखिएगा ऑपरेशन दोस्त। तो अभी तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में लोगों की सहायता करने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया, जिसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। तो पूछे ऑपरेशन दोस्त कहाँ पे भारत सरकार के द्वारा? तो तुर्की और सीरिया में भूकंप में कह लीजिए लोगों की सहायता करने के लिए चलाया गया है ऑपरेशन दोस्त। जबकि अभी म्यांमार में एक चक्रवाती
तूफान आया था जिसका नाम था मोचा, और इसमें इस आपदा से हुए नुकसान और लोगों की सहायता के लिए भारत ने एक अभियान चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा। तो यहाँ पे 3 ऑपरेशनों को आप याद रखिएगा। कहना ऑपरेशन कावेरी कहाँ पे चलाया गया, तो सूडान में, और उसमें भारतीय जहाज जिसने हिस्सा लिया नाम है INS सुमेधा। जबकि म्यांमार में अभी ऑपरेशन चलाया गया करुणा, मोचा चक्रवाती तूफान में लोगों की सहायता के लिए। जबकि तुर्की और सीरिया में कह लीजिए ना कि जो भूकंप प्रभावित लोग हैं उनकी सहायता के लिए चलाया गया ऑपरेशन कौन सा, दोस्त। तो ये पूरे क्वेश्चन के माध्यम से कुछ ऑपरेशन को हमने समझने का प्रयास किया। अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, और आज का हमारा 5वां प्रश्न है जिनके बारे में एक एक करके हम बात करते हैं। कुछ शहरों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं जिनको आपको याद करना है आगे एग्जाम के लिए। तो आइए आज के प्रश्न पे बात करें। लिखा है औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र का एक शहर है, इसका नया नाम क्या है। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा औरंगाबाद का नाम बदल करके कर दिया गया छत्रपति संभाजी नगर। जी हाँ, औरंगाबाद का नया नाम छत्रपति संभाजी नगर है। जबकि कुछ अन्य विकल्पों पे बात करें, धाराशिव, तो ये भी नया नाम है किसका, तो उस्मानाबाद का। उस्मानाबाद ये महाराष्ट्र का एक शहर है उस्मानाबाद, और इसका नाम बदल करके कर दिया गया है धाराशिव। जबकि अन्य विकल्पों की बात करें, लिटिल इंडिया, तो अभी ऑस्ट्रेलिया में एक पार्क है जिसका नाम था हैरिस पार्क। हैरिस पार्क, और ये हैरिस पार्क कहाँ पे, तो सिडनी में। तो अभी इस सिडनी के हैरिस पार्क का नाम बदल करके लिटिल इंडिया कर दिया गया। सिडनी में भारतीय मूल के बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनको एक तरह से कह लीजिए ना, उनके नाम पे या उन लोगों के एक तरह से कह लीजिए ऊपर इसका नाम रख दिया गया लिटिल इंडिया। तो कभी कहे लिटिल इंडिया पार्क कहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, और ये किसका नाम है, तो हैरिस पार्क का। जबकि बात करें अमृत उद्यान की, तो अभी राष्ट्रपति भवन में स्थित जो मुगल गार्डन है, यानी राष्ट्रपति भवन में स्थित जो मुगल गार्डन है, इस मुगल गार्डन का नाम बदल करके कर दिया गया है अमृत उद्यान। तो यहाँ पे 4 कहें धाराशिव किसका नाम है, तो उस्मानाबाद का नया नाम है। जबकि औरंगाबाद का नया नाम छत्रपति संभाजी नगर, अमृत उद्यान का नया नाम मुगल गार्डन, और लिटिल इंडिया नया नाम है किसका, तो हैरिस पार्क का। तो इस प्रश्न को एक बार आप अच्छे से देखिएगा और समझने का प्रयास करिए। अब फिर बात करते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। आज का हमारा 6वां प्रश्न है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। जी हाँ, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जिसका अभी 5वां संस्करण जारी किया गया है फसाई के द्वारा। किसके द्वारा, तो फसाई यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अभी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का 5वां एडिशन जारी किया गया, और इसको जारी किया भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने। किसके द्वारा, तो मनसुख मंडाविया के द्वारा इसको जारी किया गया। और इस सूचकांक में अगर बात करें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, तो कहे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को, तो इसे मुख्यतः 3 कैटेगरियों में बांटा गया है। एक बड़े राज्यों की कैटेगरी, छोटे राज्यों की, और केंद्र शासित प्रदेशों की। तो अगर बड़े राज्यों की बात करें तो पहला स्थान दिया गया है केरल को, जबकि दूसरा स्थान मिला है पंजाब को, जबकि तीसरा स्थान मिला है किसको, तो तमिलनाडु को। जबकि छोटे राज्यों में बात करें तो पहला स्थान मिला है गोवा को, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान मिला है जम्मू और कश्मीर को। तो एक एक करके इनको फिर से देखते हैं। कहेगा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में पहला स्थान किसको, तो केरल को, दूसरा स्थान पंजाब को, और तीसरा स्थान तमिलनाडु को। जबकि छोटे राज्यों की बात करें तो पहला स्थान मिला गोवा को, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान मिला है किसको, तो जम्मू कश्मीर को। अब इसको जारी कौन किया, तो इसको जारी किया है स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने। लेकिन इसको जारी करने का काम कौन करता है, तो फसाई, और ये 5वां संस्करण था। आइए अब बात करते हैं आज के अगले प्रश्न के बारे में। तो इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है DRDO के अध्यक्ष, यानी नियुक्तियों से संबंधित ये प्रश्न है, और उसमें जो विकल्प दिए गए हैं उन सब के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। यहाँ लिखा है DRDO के अध्यक्ष कौन है, तो DRDO जिसे हम डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, ये भारत का रक्षा अनुसंधान संस्थान है जो स्थापित हुआ था 1958 में, और इसका हेडक्वार्टर है देश की राजधानी न्यू दिल्ली में।
और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत। तो कहें डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन? समीर वी कामत। आइए बात करते हैं अन्य विकल्पों के बारे में। पहला विकल्प है जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, और ये भारत के सीएजी प्रमुख है। सीएजी यानी हम बात करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 में यानी 148 में दिया गया है, और ये भारत के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। तो 148 के तहत विवरण है कैग का, और इस समय भारत के कैग प्रमुख हैं कौन? तो गिरीश चंद्र मुर्मू, और ये हमारे देश के 14वें सीएजी है। कौन से नंबर के? तो 14वें सीएजी हैं कौन? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। फिर बात करें आर वेंकट रमणी की, तो ये आर वेंकट रमणी कौन? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और ये भारत के 16वें महान्यायवादी हैं। तो महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि सलाहकार होता है, और भारत के 16वें महान्यायवादी हैं आर वेंकट रमणी। जबकि बात करें एस सोमनाथ, तो इनका तो जिक्र आपने बहुत सुना होगा। अभी ये इसरो के चेयरमैन है, और इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ, जिनके प्रयासों से भारत ने अभी अपने चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने का कार्य किया है। तो ये नियुक्तियों से संबंधित 4 व्यक्ति थे। इन व्यक्तियों को आप ध्यान से समझिएगा। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न है हमारे सामने, ये कुछ देशों के नवनियुक्त प्रधानमंत्री हैं, तो उन प्रधानमंत्रियों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। हमारा प्रश्न है थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, यानी हाल ही में थाईलैंड के प्रधानमंत्री के पद पे किसे नियुक्त किया गया है। तो थाईलैंड हम बात करें एशिया महाद्वीप का एक देश है, और भारत के कह लीजिए पूर्वोत्तर में दक्षिण एशिया में स्थित देशों का समूह कह लिए थाईलैंड। तो थाईलैंड के अभी प्रधानमंत्री बने हैं श्रेथा थाविसिन। कौन? श्रेथा थाविसिन बने हैं थाईलैंड के प्रधानमंत्री। जबकि अन्य विकल्पों के बारे में बात करें तो अभी पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं अनवारुल हक कक्कड़। जबकि डोना बोलू आर्टे की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश है पेरू, और पेरू की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है डोना बोलू आर्टे। जबकि अनवर इब्राहिम की बात करें तो ये मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के? मलेशिया के। तो ये चारों विकल्पों में चारों व्यक्ति को, तो अभी कहें पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन? तो अनवारुल हक कक्कड़। जबकि थाईलैंड के पीएम बने हैं श्रेथा थाविसिन। जबकि पेरू की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है डोना बोलू आर्टे, और मलेशिया के पीएम बने हैं कौन? तो अनवर इब्राहिम। आइए अब बात करते हैं आज के अगले प्रश्न के बारे में, और आज का हमारा 9वां प्रश्न है एक युद्धाभ्यास। तो आइए इस युद्धाभ्यास के बारे में बात करें। लिखा है जायद तलवार 2023। जी हाँ, आपसे पूछे कि जायद तलवार किन 2 देशों के बीच का एक्सरसाइज है, अभ्यास है। तो बात करें मुख्यतः एक्सरसाइज से हमसे 2 टाइप से पूछे जाते हैं प्रश्न। एक तो इनका आयोजन कहाँ पे हुआ, और मुख्यतः ये किन देशों से संबंधित है। तो आइए बात करें जायद तलवार की। तो जायद तलवार जिसका अभी आयोजन किया गया दुबई में। कहाँ पे? दुबई में। तो हम बात करें जायद तलवार भारत और यूएई की नौसेना के बीच का एक एक्सरसाइज है। तो कहना जायद तलवार किसके बीच? तो भारत और यूएई की नौसेना के बीच आयोजित होने वाला एक एक्सरसाइज है, जिसका 2023 में आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई पोर्ट पे इसका आयोजन किया गया। आइए बात करते हैं अन्य विकल्पों के बारे में। तो हमारा पहला विकल्प है यूएसए। तो अभी भारत और यूएसए के बीच कोप इंडिया का आयोजन किया गया। किसका? तो कोप इंडिया का। तो हम बात करें कोप इंडिया क्या है, तो भारत और अमेरिका के एयर फोर्स के मध्य आयोजित होने वाला एक्सरसाइज है। किसके? तो भारत और अमेरिका की वायुसेना के मध्य आयोजित होने वाला आयोजन है, और अभी 2023 में इसका आयोजन किया गया भारत में। कहां पे? तो इसका आयोजन किया गया भारत में। तो कोप इंडिया पूछे किन 2 देशों के बीच का, तो भारत और अमेरिका। जबकि जायद तलवार किसके साथ? यूएई। अब जापान की बात करें तो अभी भारत और जापान के बीच जाइमेक्स का आयोजन किया गया। कहां पे? तो कह लिए जाइमेक्स 2023 का। तो ये कह लिए भारत और जापान की नौसेना का एक्सरसाइज है, जिसका 2023 में आयोजन किया गया विशाखापत्तनम में। कहां पे किया गया? तो विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया। जबकि बात करें मंगोलिया के साथ, तो अभी भारत और मंगोलिया के सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट, कौन
सा? नोमेडिक एलिफेंट। कौन सा? तो नोमेडिक एलिफेंट का आयोजन किया गया, और ये नोमेडिक एलिफेंट का आयोजन मंगोलिया में किया गया। तो 4 देश और उनसे संबंधित 4 एक्सरसाइज को आप याद रखिएगा। तो कोप इंडिया भारत और अमेरिका, जायद तलवार भारत और यूएई, जबकि जाइमेक्स का है भारत और जापान, और नोमेडिक एलिफेंट का है तो भारत और मंगोलिया। तो आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, और अगला यानी हमारा 10वां प्रश्न है आज की श्रृंखला में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान। तो कहें ना, जलवायु परिवर्तन यानी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इंडेक्स की बात करें ना, क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स की अगर बात करें, तो अभी 2023 में इसको लॉन्च किया गया, जारी किया गया जर्मन वाच नामक संस्था के द्वारा। किसके द्वारा? तो कहेगा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? जर्मन वाच के द्वारा जारी किया गया, और इसमें भारत को 8वां स्थान प्रदान किया गया। भारत 8वें स्थान पे, जबकि जब पिछले साल ये जारी हुआ था तो भारत का 10वां स्थान था। अब बात करें अन्य देशों के बारे में, तो इस सूचकांक में शुरुआत के 3 स्थान यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे किसी स्थान को शामिल नहीं किया गया, किसी देश को शामिल नहीं किया गया, जबकि चौथे नंबर पे शामिल हुआ है डेनमार्क। तो हम कहें कि इस रिपोर्ट में टॉप करने वाला देश कौन सा है? डेनमार्क। ये कह लिए अप्रत्यक्ष रूप से पहला, लेकिन लिस्ट में चौथे नंबर पे कौन? डेनमार्क। जबकि भारत की रैंकिंग है कौन सी? 8वें, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023। अब आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न के बारे में, और आज का हमारा अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। जी हाँ, अभी 2023 में एक नए दिवस के रूप में मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। तो यदि आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है 21 मई को, और इसकी शुरुआत हुई 2023 से। 21 मई को एक और दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद निरोध दिवस। जी हाँ, वर्ष 1991 में भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की गई थी, और उसके बाद से इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय कह लिए ना कि आतंकवाद रोकथाम दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पूछे तो वो भी बताइएगा 21 मई। 16 सितंबर की बात करें तो कह लिए ना कि ओजोन परत संरक्षण दिवस। ओजोन परत के संरक्षण के लिए दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। कब? तो 16 सितंबर को। जबकि 22 मई को हर साल मनाया जाता है जैव विविधता संरक्षण दिवस। जैव विविधता दिवस कब? तो 22 मई। जबकि 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। तो कभी कहे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये रहे आपके लिए 4 दिवस, इन दिवसों को आप याद रखिएगा। आइए बात करते हैं आज के 12वें प्रश्न के बारे में, और आज का हमारा 12वां प्रश्न है खेल और खिलाड़ियों से संबंधित और कुछ प्रमुख अवार्ड के बारे में। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया। तो कहना भारत में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है अर्जुन अवार्ड। तो अगर बात करें 2022 में, तो 2022 में अर्जुन अवार्ड कुल 25 खिलाड़ियों को प्रदान करने की घोषणा की गई। तो कहें 2022 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड देने की? तो 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड। अब बात करें इस अर्जुन अवार्ड पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1961 में, और इसके तहत 15 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। तो कह ले इनामी राशि कितनी है? तो 15 लाख रुपए। पहली बार यानी शुरुआत कब हुई? तो 1961 में। और 2022 के लिए कितने खिलाड़ियों को चुना गया? तो 25 खिलाड़ियों को। अब बात करें भारत के सबसे बड़े खेल, तो भारत का सबसे बड़ा जो खेल पुरस्कार होता है उसे राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था, जब ये शुरू हुआ था वर्ष 1991-92 में। तो वर्ष 1991-92 में भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। लेकिन वर्ष 2021 में इसका नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 में प्रदान किया गया है अचंता शरद कमल को। किसको? तो अचंता शरद कमल को। और ये भारत के एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, और इन्होंने 2022 में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो कहना कि अचंता शरद कमल टेबल टेनिस के खिलाड़ी, और इनको दिया गया है भारत का सर्वोच्च कह लीजिए खेल रत्न पुरस्कार। कौन सा? तो
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसकी शुरुआत तो 1991-92 में हुई राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से, लेकिन 2021 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। इसके तहत 25 लाख रुपए की कह लीजिए ना पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। अब बात करें खेल पुरस्कारों में, तो द्रोणाचार्य यानी जो खेल के प्रशिक्षक हैं उन खेल के प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, और इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। तो इसके तहत कह लीजिए ना 3 कोचों को प्रदान किया गया द्रोणाचार्य 2022 के लिए। तो 1985 में शुरुआत हुआ कौन? द्रोणा। इसके तहत भी 15 लाख रुपए की इनामी राशि प्रदान की जाती है। तो ये रहे खेल से संबंधित कुछ पुरस्कार और उनके विजेता 2022 के अंतर्गत। खेल दिवस कभी पूछे कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। आइए अब बात करते हैं 32वें सरस्वती सम्मान के बारे में, और ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे संबंधित बहुत सारे पॉइंट पे हम बात करेंगे, तो आप कोशिश करिएगा इनको समझने की। बात करें 32वां सरस्वती सम्मान की, तो कह लीजिए वर्ष 2022 के लिए 32वां सरस्वती सम्मान मिला है शिव शंकरी को। तो शिव शंकरी कौन? तो ये तमिल लेखिका है। कौन है? तमिल भाषा की लेखिका है शिव शंकरी, और इनको इनकी रचना सूर्यवंशम, किसके लिए? तो सूर्यवंशम के लिए प्रदान किया गया है 32वां सरस्वती सम्मान 2022। तो विजेता कौन है? शिव शंकरी। भाषा इनकी क्या है? तमिल, और इनकी रचना का नाम है सूर्यवंशम। अब दूसरे विकल्प पे बात करें ज्ञान चतुर्वेदी, तो ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां व्यास सम्मान मिला है। कौन सा? तो 32वां व्यास सम्मान मिला है किसको? तो ज्ञान चतुर्वेदी को, और इनकी रचना का नाम है पागल खाना। हिंदी लेखक हैं और इनकी रचना है पागल खाना। तो पागल खाना के लेखक कौन? ज्ञान चतुर्वेदी, और इनको मिला है 32वां व्यास सम्मान। जबकि डॉक्टर माधव हांडा की बात करें तो इनको मिला है 32वां बिहारी पुरस्कार। क्या मिला है? तो 32वां बिहारी पुरस्कार किसको मिला है? तो कहिए डॉक्टर माधव हांडा को, और इनकी रचना है पचरंग चोला पहर सखीरे। नाम क्या? तो पचरंग चोला पहर सखीरे रचना है किसके? तो डॉक्टर माधव हांडा की, और इनको मिला है बिहारी पुरस्कार 2022 के लिए। तो यहाँ पे बात करें 32वां सरस्वती सम्मान, नाम याद रखिएगा कौन? शिव शंकरी। किस रचना के लिए? सूर्यवंशम, तमिल लेखिका है। ज्ञान चतुर्वेदी हिंदी लेखक हैं, पागल खाना की रचना के लिए इनको मिला है 32वां व्यास सम्मान। जबकि बात करें बिहारी पुरस्कार, ये भी 32वां, तो ये मिला है डॉक्टर माधव हांडा को, और इनकी रचना है पचरंग चोला पहर सखीरे। तो ये पूरे पॉइंट आप याद रखिएगा आने वाले एग्जाम के लिए। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, और अगला प्रश्न है हमारा गांधी शांति पुरस्कार। जी हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो बात करें गांधी शांति पुरस्कार 2021 की। अब ये दिया तो गया 2023 में, लेकिन गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए अभी प्रदान किया गया है गीता प्रेस को। तो गीता प्रेस जो मुख्यतः हिंदू ग्रंथों और हिंदू से संबंधित जो पुस्तकें हैं उनका प्रकाशन करने का कार्य करता है, और इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर में। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर में गीता प्रेस का। और ये कब से? तो वर्ष 1923 में। कब स्थापित हुआ? तो वर्ष 1923 में, और इसको मिला है गीता प्रेस, और गीता प्रेस को अवार्ड मिला है कौन सा? गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए। जबकि 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार मिला था बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान को। जबकि बात करें दलाई लामा की, तो इनको 2022 के लिए गांधी मंडेला पुरस्कार प्रदान किया गया। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 का है, तो ये तिब्बती जो धर्मगुरु हैं दलाई लामा को। जबकि एंजेला मर्केल की बात करें तो ये जर्मनी की पूर्व चांसलर है, और इन्होंने अफगानिस्तान, सीरिया और इराक में युद्धग्रस्त क्षेत्रों में फंसे लोगों की सहायता करने के लिए इनको दिया गया है यूनेस्को का शांति पुरस्कार। यानी कहे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2023 के विजेता कौन? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार की विजेता है जर्मनी की पूर्व चांसलर कौन? एंजेला मर्केल। तो यहाँ पे 4 पॉइंट हैं, इन चारों को तो कहें यूनेस्को शांति पुरस्कार की विजेता 2022 की कौन है? एंजेला मर्केल।
जबकि गांधी मंडेला पुरस्कार के विजेता हैं दलाई लामा 2022 के लिए, जबकि गीता प्रेस को 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है, जबकि 2020 के लिए किसको, तो शेख मुजीबुर रहमान को। तो ये पूरे पॉइंट याद रखिएगा। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न के भी। तो अगला हमारा प्रश्न है 15वां, यानी हम अपने पड़ाव के मध्य में पहुंच चुके हैं और इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल भानु सर एकेडमी पे मिल जाएगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल भानु सर एकेडमी को ज्वाइन करिए और वहां एग्जाम से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो आपको प्रदान किए जाते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल और जो टेलीग्राम चैनल है भानु सर एकेडमी सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के इस प्रश्न पे। तो लिखा है 2022 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो यहाँ बात हो रही है नोबेल पुरस्कार की। तो नोबेल पुरस्कारों की बात करें तो ये दुनिया में दिए जाने वाले सबसे बड़े पुरस्कार के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1901 में और ये मुख्यतः 1901 में 5 क्षेत्रों में दिए जाने की इसकी शुरुआत हुई, जबकि इसमें 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र के लिए नोबेल दिया गया। यानी वर्तमान में नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन प्रारंभ की बात करें तो याद रखिएगा 1901 में, जबकि अर्थशास्त्र के प्रारंभ की बात करें तो 1969 में। अब बात पूछ रहा है यहाँ पे साहित्य का। तो सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार वो साहित्य के, शांति के और एक तरह से कह लिए ये जो पुरस्कार हैं इनसे सबसे ज्यादा प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो बात करें यहाँ पे 2022 के लिए साहित्य का नोबेल, तो ये मिला है फ्रांस की लेखक एनी एर्नोक्स को। किसको मिला है, तो एनी एर्नोक्स को मिला है किसका, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार। जबकि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है स्वीडन के स्वांते पाबो को। किसको मिला है, तो स्वांते पाबो को मिला है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, जबकि साहित्य का मिला है किसको, तो एनी एर्नोक्स को। तो ये पूरा पॉइंट याद रखिएगा इनसे संबंधित। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है 19वां G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान देश क्या है। अभी बहुत ज़्यादा चर्चा थी G20 की, क्योंकि 2023 में इसका अध्यक्ष था भारत और भारत की अध्यक्षता में अभी 9 और 10 सितंबर को सफल आयोजन किया गया 18वें G20 शिखर सम्मेलन का। और इस 18वें G20 शिखर सम्मेलन की समाप्ति के बाद इसकी मेज़बानी सौंपी गई है किसको, तो इसकी मेज़बानी सौंपी गई है दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े देश ब्राजील को। तो 19वें G20 शिखर सम्मेलन का अब मेजबान देश होगा कौन, यानी अध्यक्ष देश कौन, ब्राजील। लेकिन अगर बात करें G20 की, तो अब ये जो 18वां शिखर सम्मेलन भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ, अब इसमें एक और संगठन को शामिल करने की घोषणा की गई जिसको हम AU यानी अफ्रीकन यूनियन के नाम से जानते हैं। और अब ये G20 नहीं बल्कि अब इसे हम G21 के नाम से जानेंगे। तो अगर कहे G21 क्या है, तो हम बात करें दुनिया के 19 देश और 2 संगठनों, कौन, तो एक यूरोपीय यूनियन और दूसरा अफ्रीकन यूनियन। तो हम बात करें कि G21 में कौन कौन शामिल है, तो 19 देश और यूरोपीय यूनियन जो यूरोप के देशों का एक संगठन जिसमें 27 देश शामिल हैं, जबकि अफ्रीकन यूनियन जिसमें अफ्रीका महाद्वीप के कुल 55 देश शामिल हैं। तो इसको अभी हाल ही में शामिल किया गया है किसमें, G21 में। तो 18वां भारत में, 19वें का मेजबान अब अगले साल के लिए याद रखिएगा, यानी 11 सितंबर 2023 से अब मेजबानी किसको मिल गई, अध्यक्षता किसको, तो ब्राजील को। तो ये पूरे पॉइंट याद रखिएगा इस पॉइंट से। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला और 17वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। जी हाँ, आसियान का सदस्य देश नहीं है। म्यांमार, जापान, वियतनाम, मलेशिया। तो इसमें सही जवाब होगा जापान। पूछे आपसे आसियान है क्या, तो हम बात करें आसियान, करें एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है कौन, आसियान। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है आसियान, जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई
थी कहाँ पे, तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। कभी आपसे पूछे आसियान की स्थापना कब हुई, तो आसियान की स्थापना हुई थी कब, तो 8 अगस्त 1967 को। कहाँ पे, बैंकॉक में। लेकिन कभी आपसे पूछे इसके हेडक्वार्टर के बारे में, तो इसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पे, तो जकार्ता में। किसका, तो आसियान का कह लेना हेडक्वार्टर। अब बात करें आसियान में कुल कितने देश हैं, तो आसियान में कुल देशों की संख्या 10 है। तो आइए एक एक करके इसको ट्रिक के माध्यम से हम जानते हैं। तो आसियान देशों को याद करने के लिए आप एक ट्रिक याद रखिएगा, टीवी क्लिप ऑफ MBBS, MBBS। तो एक एक करके बात करें। टी का मतलब थाईलैंड, बी का मतलब वियतनाम, सी का मतलब कंबोडिया, एल का मतलब लाओस, आई का मतलब इंडोनेशिया, इंडिया मत समझिएगा, इंडोनेशिया, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। पी का मतलब याद रखिएगा फिलीपींस, एम का मतलब याद रखिएगा मलेशिया, बी का मतलब बर्मा, बर्मा जिसे अब हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, और बी का मतलब ब्रुनेई, और एस का मतलब सिंगापुर। तो ये 10 देशों का संगठन है आसियान। तो हमारे अगर विकल्पों पे बात करें तो जापान इसका मेंबर नहीं है। लेकिन अगर कहे आसियान +3, तो आसियान +3 में जो शामिल देश हैं उनमें है जापान, चीन और दक्षिण कोरिया। तो अगर कभी आपसे पूछे कि आसियान +3 में कौन कौन देश शामिल हैं, तो आसियान +3 में शामिल देश हैं जापान, चीन और दक्षिण कोरिया, जबकि आसियान के मेंबर देश हैं कितने, 10। तो इसमें सही जवाब हमारा क्या, जापान। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, यानी आज के 18वें प्रश्न के बारे में। तो आज का 18वां प्रश्न है हमारा, 17वां प्रवासी भारतीय शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन। तो बात करें 17वें प्रवासी, तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। राज्यों का विवरण दिया है तो राज्यों में हम जवाब लगाएंगे मध्य प्रदेश। लेकिन अगर शहर पूछे कहाँ पे, तो इसका आयोजन किया गया कहाँ पे, तो कह लीजिए इंदौर। और इंदौर जिसे भारत के सबसे क्लीन सिटी के रूप में जाना जाता है, यहीं पे आयोजित हुआ 17वां प्रवासी भारतीय शिखर सम्मेलन। अब बात करें इस शिखर सम्मेलन की, तो इसकी शुरुआत हुई थी पहली बार वर्ष 2003 में, और ये मुख्यतः 2 वर्षों के अंतराल पे आयोजित होता है। तो 17वां कह लीजिए ना, प्रवासी कह लीजिए दिवस की बात करें तो ये 2023 में कहां पे आयोजन किया गया, इंदौर में किया गया। और बात करें ये प्रवासी दिवस, तो मुख्यतः यह दिवस हमारे देश में मनाया जाता है कब, तो 9 जनवरी को। और ये 9 जनवरी चिन्हित है जब पहली बार कह लीजिए ना महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटे थे। तो दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटने की तिथि 9 जनवरी को चिन्हित करने के लिए हर साल मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। और कहें 17वां प्रवासी भारतीय शिखर सम्मेलन कहाँ पे, तो कह लीजिए मध्य प्रदेश के शहर कहाँ पे, इंदौर में। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, और बात करते हैं आज के 19वें प्रश्न। तो बात हो रही है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। जी हाँ, अभी संपन्न हुआ है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। तो आपसे प्रश्न पूछा है कि 15वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, इस 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो 15वें अगर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करें तो अभी इसका आयोजन किया गया दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे, तो दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका के शहर कौन सा, तो दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में। कहाँ पे, तो दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में आयोजन किया गया किसका, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की। तो आइए बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स हम जिसे पढ़ते थे, ये 5 देशों का एक समूह है जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। लेकिन जब इसका 15वां शिखर सम्मेलन किया गया जोहान्सबर्ग में 2023 में, तो इसमें 6 और देशों को शामिल करने की घोषणा की है। और ये 1 जनवरी 2024 से इसके अब सदस्य देशों की संख्या हो जाएगी 11, यानी 5 देश पहले से, इसमें 6 देश और शामिल हो जाएंगे। तो इसको अब जाना जाएगा ब्रिक्स प्लस के नाम से। किस नाम से, तो ब्रिक्स प्लस के नाम से। तो कहें ब्रिक्स प्लस में कितने देश, 11 देश। तो आइए बात करते हैं उन 6 देशों की जो अभी ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। तो वो 6 देश कौन, तो एक याद रखिएगा अर्जेंटीना। कौन, तो अर्जेंटीना। दूसरे नंबर पे याद रखिएगा इथोपिया। कौन सा, इथोपिया की बात करें। तीसरे नंबर पे याद करिएगा मिस्र के बारे में, तीसरा जो देश है मिस्र याद रखिएगा। चौथे नंबर पे याद रखिएगा ईरान का नाम।
5वें नंबर पे आप याद रखिएगा सऊदी अरब का नाम, जबकि 6वें नंबर पे नाम याद रखिएगा यूएई का। किसका? यूएई का। तो ये 6 नए देश शामिल होंगे ब्रिक्स में, और उसे अब जाना जाएगा ब्रिक्स प्लस के नाम से। कब? तो 1 जनवरी 2024 से। तो कहें 15वां शिखर सम्मेलन कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका के शहर कहाँ पे? जोहान्सबर्ग में। विशेषता क्या रही? तो इसमें 6 नए देशों को शामिल किया गया। तो ये 6 नए देशों का विवरण है आपके सामने, इसे आप बिल्कुल याद रखिएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, और आज का हमारा 20वां प्रश्न है 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। तो बात करें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रतियोगिता के रूप में जानी जाती है, और मुख्यतः इसका आयोजन 4 वर्षों के अंतराल पे किया जाता है। तो बात करें 33वां, तो अब तक अगर बात करें तो 2000 कह लीजिए ना कि 20 तक कह लिए, 2020 में 32वें कह लीजिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसका आयोजन किया गया 2021 में। कहाँ पे? तो जापान की राजधानी टोक्यो में। तो कहें 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो प्रस्तावित था कब? तो 2020 में, लेकिन आयोजित हुआ 2021 में। लेकिन यहाँ पे हमसे प्रश्न पूछा है 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की बात करें, तो हम जानते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष के अंतराल पे होता है। तो अगर 32वां हुआ है 2020 में प्रस्तावित, तो याद रखिएगा 2024 में होगा कौन सा? 33वां। लेकिन ये होगा कहाँ पे? तो पेरिस में। कहाँ पे? पेरिस, यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजन होगा 33वें ग्रीष्मकालीन। अब आइए बात करते हैं अन्य विकल्पों के बारे में। तो जो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है, ये 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होगा 2028 में, और इसका आयोजन होगा कहाँ पे? तो लॉस एंजिल्स में। कहाँ पे आयोजन होगा? तो लॉस एंजिल्स में, यानी यूएसए में, अमेरिका के शहर लॉस एंजिल्स में आयोजन होगा 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का। जबकि अगर आपसे पूछे 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, तो 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा 2032 में, और इसकी मेजबानी दी गई है किसको? तो ब्रिस्बेन को, और ब्रिस्बेन शहर है कहाँ का? तो ऑस्ट्रेलिया का। तो तीनों याद रखिएगा 33, 34, 35। तो 33वां आयोजन 2024 में पेरिस में, चलिए 34वां आयोजन लॉस एंजिल्स अमेरिका में, और 35वां आयोजन 2032 में कहाँ पे? तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। आइए अब बात करते हैं आज के 21वें प्रश्न के बारे में। तो 21वां प्रश्न है हमारा, कहिए प्रथम महिला प्रीमियर लीग। आपने बहुत सुना होगा इंडियन प्रीमियर लीग। तो इंडियन प्रीमियर लीग के तर्ज पे ही महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए WPL का आयोजन पहली बार किया गया 2023 में, यानी वुमेन प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग शहरों की कुल 5 टीमों ने हिस्सा लिया, और पहली बार इस आयोजित प्रतियोगिता का खिताब जीता मुंबई इंडियंस ने। किसने? मुंबई इंडियंस ने। और मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को पराजित करके पहला वुमेन प्रीमियर लीग का खिताब जीता। और यदि बात करें इनमें, तो मुंबई इंडियन की कप्तानी संभाली थी किसने? तो भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने। तो ये पूरा पॉइंट याद रखिएगा। WPL के पहले एडिशन का विजेता कौन है? तो मुंबई इंडियन। अब आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न के बारे में, और आज का हमारा अगला प्रश्न है यानी 22वां प्रश्न। जी हाँ, ये आने वाले एग्जाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इस पे नज़र बनाए रखिएगा, क्योंकि ये अभी शुरू होने वाला है। करिए 19वें एशियन गेम्स की बात करें, तो एशियन गेम्स जिसे हम एशियाड के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो एशियाड के नाम से भी जानते हैं एशियन गेम्स को। तो अभी 19वें एशियन गेम्स का आयोजन होगा कब? तो ये 23 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक। कब तक? तो 23 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक आयोजन होगा 19वें एशियन गेम्स का। इसका आयोजन 2022 में ही होने वाला था, लेकिन कोविड के प्रभाव के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया, और इसका आयोजन अब हो रहा है 2023 में।
तो एशियन गेम्स की बात करें तो अब तक 18 एशियन गेम्स हो चुके हैं और 18वां एशियन गेम्स हुआ था 2018 में। कहाँ पे? तो इंडोनेशिया के अलग अलग शहरों में। जबकि 19वें का आयोजन की बात करें तो इसकी मेजबानी दी गई है चीन को और ये चीन के शहर हांगझोउ में। कहाँ पे? तो हांगझोउ में। तो आने वाले समय में इस पे नजर रखिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो कहेगा 19वें एशियन गेम्स का मेजबान देश कौन है? चीन। शहर कौन सा? हांगझोउ। अगर बात करें एशियन गेम्स की, हमने कहा ये प्रति 4 वर्ष पे आयोजित होने वाली एक प्रतियोगिता है और इसका पहली बार आयोजन हुआ था 1951 में। कहाँ पे? तो भारत में। और भारत की राजधानी नई दिल्ली में। कहाँ पे? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका पहली बार आयोजन किया गया था। कब? तो वर्ष 1951 में। तो ये पूरा विवरण है किससे? तो एशियन गेम्स 2023। अब बात करते हैं आज के अगले प्रश्न के बारे में और आज का हमारा अगला प्रश्न है यानी 23वां प्रश्न। तो ये 23वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा एक राष्ट्र एक चुनाव। जी हाँ, अभी हमारे देश में एक राष्ट्र और एक चुनाव की प्रक्रिया चर्चे में है। तो इस पे विचार विमर्श करने के लिए अभी 9 सदस्यों की एक समिति बनाई गई है। 9 सदस्यों की एक समिति बनाई गई है। तो हमसे पूछा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर विचार करने हेतु जो 9 सदस्य के लिए जो एक समिति बनाई गई है, उस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इस समिति के अध्यक्ष हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति, यानी कहिए हमारे देश के जो 14वें कह लिए राष्ट्रपति थे, कह लीजिए ना, रामनाथ कोविंद को। तो कहे एक राष्ट्र एक चुनाव पर विचार करने के लिए जो समिति बनी है उसके अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद। और विकल्पों की बात करें तो कपिल सिब्बल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, जबकि अमित शाह आपके देश के गृह मंत्री। जबकि डी.वाई. चंद्रचूड़ की बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट के यानी सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन? तो सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश है कौन? डी.वाई. चंद्रचूड़। जबकि रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति, 14वें राष्ट्रपति, जिन्हें इस समिति का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष। तो आइए अब बात करते हैं आज के अगले प्रश्न के बारे में और आज का अगला प्रश्न है भारत का पहला वैदिक पार्क। जी हाँ, यदि आपसे पूछे कि भारत का पहला वैदिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया, तो भारत का पहला वैदिक पार्क स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 78 में। कहाँ पे? तो नोएडा के सेक्टर 78 में। और उसका नाम दिया गया है वेद वन। वेद वन। तो कभी पूछे वेद वन क्या है, तो भारत का पहला वैदिक पार्क है और इसे स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश के शहर कहाँ पे? नोएडा में। अब मुख्यतः ये है क्या वैदिक पार्क? तो मुख्यतः जो वेदों में उल्लेखित पेड़ पौधे हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है इस वैदिक पार्क में। और जो सप्त ऋषि हैं, 7 ऋषि हैं, उनको एक तरह से स्थापित किया गया है इस पार्क में। तो कहें भारत का पहला वैदिक पार्क कहाँ खोला गया, तो कहिएगा नोएडा 78 सेक्टर में और इसका नाम क्या है? वेद वन। अभी इसका उद्घाटन करिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। आइए अब बात करते हैं आज के अगले प्रश्न के बारे में और आज का 25वां प्रश्न, और ये खेल जगत से संबंधित प्रश्न है। तो खेलों में आपकी रुचि होगी तो आप जवाब दीजिए इसका। कहना 22वें फुटबॉल विश्व कप 2022 का मेजबान देश था। जी हाँ, पूछा है कि जो 22वां फुटबॉल विश्व कप आयोजित हुआ 2022 में, इसका मेजबान यानी होस्ट कंट्री कौन था? तो इसका होस्ट कंट्री था कौन? कतर। जी हाँ, कहेगा 22वें फुटबॉल विश्व कप 2022 का मेजबान देश कौन? कतर। जबकि इसमें विजेता कौन बना? तो इसमें विजेता बना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश कौन? अर्जेंटीना। फुटबॉल विश्व कप 2022 यानी 22वें एडिशन का विजेता है कौन? अर्जेंटीना। और इसने हराया किसको? तो इसने हराया फ्रांस को। यानी हमसे पूछे उप विजेता कौन है, तो उप विजेता है हमारा कौन? फ्रांस। जबकि बात करें अगले विश्व कप की, तो अगर आपसे पूछे 23वां फुटबॉल विश्व कप कब और कहां, तो 23वां विश्व कप आयोजित होगा फुटबॉल का 2026 में। और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यानी जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है उसके 3 देशों यानी कनाडा, यूएसए और मैक्सिको की संयुक्त मेजबानी में। किसकी? तो 3 देशों की संयुक्त मेजबानी में आयोजित होगा कौन? तो 23वां फुटबॉल विश्व कप। कब? तो 2026 में। जबकि 22वां कहाँ पे हुआ? कतर में। और इसका विजेता है अर्जेंटीना, जबकि उप विजेता है कौन? फ्रांस।
अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, और अगला हमारा प्रश्न है 26वां प्रश्न संतोष ट्रॉफी से। जी हाँ, तो पूछा है हमसे प्रश्न 2023 में संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता। तो संतोष ट्रॉफी बात करें तो भारत की एक पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता जो सबसे पहली बार आयोजित हुई थी 1941 में। तो 1941 में आयोजित संतोष ट्रॉफी का 76वां एडिशन आयोजित हुआ 2023 में। और इसका आयोजन कहाँ, तो याद रखिएगा इसका आयोजन भारत और सऊदी अरब में, कहाँ पे किया गया, सऊदी अरब, दो देशों में इसका आयोजन किया गया, भारत और सऊदी अरब में 76वें संतोष ट्रॉफी का। और इसका खिताब जीता है कर्नाटका ने। किसने, तो विजेता की अगर बात करें तो इसका विजेता है कर्नाटक, जबकि उप विजेता है कौन, पूर्वोत्तर का राज्य मेघालय। तो पूर्वोत्तर का राज्य मेघालय उप विजेता, कर्नाटका है विजेता, और इसका आयोजन भारत और सऊदी अरब में हुआ। और एडिशन कौन सा, तो 76वां। आइए अब बात करते हैं फिर अगर कुछ और, तो अभी फुटबॉल की एक और प्रतियोगिता समाप्त हुई है, डूरंड कप। कौन सी, डूरंड कप। तो डूरंड कप कहें भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है, जिसका 2023 में 132वां एडिशन आयोजित किया गया। और अभी 132वें एडिशन का खिताब जीता है किसने, तो कलकत्ता के फुटबॉल क्लब मोहन बागान ने। किसने जीता है, मोहन बागान ने। किसको, तो ईस्ट बंगाल को हरा करके 17वीं बार विजेता बना है कौन, मोहन बागान। तो डूरंड कप 2023 का विजेता पूछे तो मोहन बागान, और संतोष ट्रॉफी का पूछे तो कौन, कर्नाटका। चलिए अब बात करते हैं आज के अगले प्रश्न के बारे में, और आज का हमारा अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न 36वें राष्ट्रीय खेल। जी हाँ, भारत के सबसे बड़े खेल आयोजन, तो भारत का सबसे बड़ा खेल आयोजन यानी राष्ट्रीय खेल कह लिए ना 2022। तो 36वां राष्ट्रीय खेल आयोजित हुआ था 2022 में। कहाँ पे, तो कह लीजिए ना भारतीय राज्य गुजरात में। कहाँ पे, तो गुजरात में इसका, यानी 36वें राष्ट्रीय खेल का मेजबान राज्य कौन सा, गुजरात। जबकि इसका शुभंकर था कौन, सावज। सावज यानी ये एक एशियाई शेर, और इसको शुभंकर के रूप में चुना गया किसके, तो 36वें राष्ट्रीय खेलों के। तो 36वें राष्ट्रीय खेलों में अगर हम शीर्ष स्थान की बात करें तो पहला स्थान मिला किसको, सर्विसेज को, यानी जो सेना की टीम है इसने सबसे ज्यादा 61 स्वर्ण पदकों सहित कुल 128 पदक जीत करके इस प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। जबकि कह लीजिए ना कुल 39 स्वर्ण पदकों के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे रहा। लेकिन यदि आपसे प्रश्न पूछे कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में राज्यों में पहले नंबर पे कौन रहा, तो राज्यों में पहले नंबर पे जवाब दीजिएगा महाराष्ट्र। लेकिन ओवरऑल चैंपियन की बात करें तो वो रहा कौन, सर्विसेज। सर्विसेज यानी भारतीय सेना में कार्यरत खिलाड़ियों का समूह है, तो इसने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते 61 और कुल 128 पदकों के साथ पहले नंबर पे, जबकि 39 स्वर्ण पदकों के साथ दूसरे नंबर पे ओवरऑल महाराष्ट्र। लेकिन राज्यों में पूछे तो पहला स्थान किसका, महाराष्ट्र का, जबकि तीसरा स्थान प्राप्त किया किसने, हरियाणा ने। ये तो 36वें राष्ट्रीय खेलों की बात करें। अगर बात करें 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पे, तो 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में आयोजित होंगे कहाँ पे, तो गोवा में। कहाँ पे, तो कह लीजिए गोवा में। तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा 2023 में। कहाँ पे, तो भारत के कह लीजिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य गोवा में। अब बात करते हैं आज के 28वें प्रश्न के बारे में। तो आज का 28वां प्रश्न है, कह लीजिए ना फीफा महिला विश्व कप 2023। जी हाँ, अभी हमने पुरुष विश्व कप के बारे में बात की, तो अभी महिलाओं का भी विश्व कप हुआ फुटबॉल का, और ये था 9वां एडिशन। कौन सा, 9वां। तो हम कहें 9वां फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन और खिताब दोनों के बारे में बात करें तो इसका खिताब कहें तो पहली बार जीता स्पेन की महिलाओं ने, यानी स्पेन की महिला फुटबॉल टीम ने फुटबॉल का विश्व कप जीता है 2023 में। जबकि उप विजेता कौन रहा है, तो उप विजेता रहा इंग्लैंड। जबकि आयोजन इसका कहां पे किया गया, तो इसका आयोजन किया गया है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। कहां पे, तो मेजबान देश हैं संयुक्त रूप से कौन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। जबकि इसका खिताब जीता है किसने, स्पेन ने, और उप विजेता है कौन, इंग्लैंड। तो ये पूरा पॉइंट पुरुष फुटबॉल विश्व कप और महिला फुटबॉल विश्व कप दोनों पॉइंट पे। आइए अब बात करते हैं आज के अगले प्रश्न के बारे में, और आज का हमारा अगला प्रश्न है पुस्तकों से संबंधित। तो बात करें
पुस्तकों के बारे में, तो यहाँ पे एक पुस्तक दी गई है विक्ट्री सिटी, और पूछा है कि विक्ट्री सिटी हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक है और ये किसकी रचना है, तो ये प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी की रचना है। किसकी? सलमान रुश्दी की रचना है। जबकि अन्य विकल्पों में बात करें शशि थरूर, तो इनकी बहुत एक चर्चित, ये तो भारतीय लेखकों में बहुत चर्चित हैं। कौन? तो शशि थरूर कांग्रेस के एक लीडर भी हैं, और इनकी अभी 2018 में एक पुस्तक आई थी जो बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, जिसका नाम था मैं हिंदू क्यों हूँ, मैं हिंदू क्यों हूँ। ये किसकी पुस्तक? तो ये मैं हिंदू क्यों हूँ पुस्तक है किसकी? तो कांग्रेस के लीडर कौन? शशि थरूर की। जबकि सलमान रुश्दी की अभी पुस्तक है विक्ट्री सिटी, तो आप इनको याद रखिएगा। अब बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न के बारे में, और आज का 30वां और आखिरी प्रश्न है कौन सा? तो आप हमको ये लिखा है भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट। जी हाँ, अपराधियों पे नज़र रखने के लिए, यानी हवा से ही कह लीजिए ना, हवा में ही अपराधियों पे निगरानी रखने के लिए अभी भारतीय कह लिए ना पुलिस इकाई जो चेन्नई है, कौन? तो चेन्नई के द्वारा पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना की गई। तो कहें भारत के पहले ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना किसके द्वारा? तो चेन्नई पुलिस के द्वारा की गई, और चेन्नई यानी तमिलनाडु के अंतर्गत। तो अगर बात करें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं कौन? MK स्टालिन। कौन है? MK स्टालिन। जिनका संबंध किस पार्टी से? तो DMK पार्टी से, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, DMK पार्टी के लीडर MK स्टालिन, और ये मुख्यमंत्री हैं कहाँ के? तो तमिलनाडु के। तो ये 30 प्रश्नों की एक श्रृंखला रही। आप एक बार इन सभी प्रश्नों को देख करके खुद से जवाब देने का प्रयास करिएगा और एनालिसिस करिएगा कि आपने कितने सही प्रश्न किए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल भानु सर एकेडमी को भी ज्वाइन करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आप कमेंट करके बताइए ये प्रश्न आपको कैसे लगे। फिर अगले पार्ट में करेंट अफेयर्स के अन्य क्वेश्चन के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।